Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu class. How are you? So this is the lecture number 2 on chapter number 3. We have discussed about the vertical or free fall motion, numerical vertical motion problems. So in our previous lecture number 1, I have discussed about the horizontal motion in one dimension. So in this lecture number 2, I will discuss about the vertical motion and it contains almost problem 5 to 9. These are the problems which I am going to solve in this lecture. So before I start this lecture, first of all you have to know about the formula of the free fall motion. तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम फ्री फॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके जो हिंट्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो फिर आप उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती. ओके, नाउ लेट्स कमिंग टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मूला है तो फ्री फॉल मोशन में फ्री फॉल मोशन. So first of all I am discussing about the free fall motion with the horizontal motion. In horizontal motion we have bodies moving along x-axis. Its initial velocity vi, final velocity vf. It has an acceleration a and distance covered by a body in that time is s. तो फ्री फॉल में क्या होता है, हमारे पास अब बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकली मूव करेगी. वर्टिकल में फ्री फॉल मोशंस में आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं, तो क्या होगा वहाँ पर एक बॉडी को हम किसी हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे. तो फॉर एग्जांपल फॉर डाउनवर्ड मोशन इसकी वेलोसिटी वी आई है. जब ये बिल्कुल ज़मीन पे हिट करने वाली होगी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी. डाउनवर्ड मोशन में वी आई ज़ीरो माना जाता है. और होगा क्या कि जब बॉडी वर्टिकली मूव करती है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्री फॉल आज़ादाना हरकत करती है, तो वहाँ पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो जाता है, डेट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसका जो डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट. तो फ्री फॉल मोशन में आपके पास जो फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं कि जो 3 इक्वेशंस है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर. ये तीनों इक्वेशन जो है वो रिप्लेस हो जाती हैं. किससे कि यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स में चेंजेस आते हैं. एक तो एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, g से, एंड सेकंड हम हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे हम हाइट से. तो अभी 3 इक्वेशंस कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड वन हो जाएगी आपके पास 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. तो ये आपके पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ जाते हैं जिनकी मदद से आप पूरे वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे. प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए और वेट का फॉर्मूला होता है एम जी. अब इसमें आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ हिंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर डाउनवर्ड मोशन होगी यानी कि कोई बॉडी डाउनवर्ड कर रही है, हिंट्स डाउनवर्ड मोशन में एक बॉडी को आप ड्रॉप कर रहे हैं, वो ज़मीन के आके गिर रही है, हिट कर रही है.
यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम इसका t होगा, ये हाइट इसकी h हो जाएगी, वेलोसिटी vi, यहाँ पे वेलोसिटी vf होगी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, और यहाँ पे g की वैल्यू आप मानेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन करेगी तो उसकी vi आप क्या मानेंगे, ज़ीरो, यानी कि बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, तो उसकी इनिशियल रफ्तार क्या होगी, ज़ीरो, और जब वो ज़मीन को हिट करने वाली होगी उससे पहले उसकी रफ्तार क्या कहलाएगी, bf कहलाएगी। और इस वन वे मोशन में जो टाइम लगेगा वो t के बराबर होगा। अपवर्ड मोशन में क्या होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया, ये अपवर्ड, तो यहाँ से बॉडी ये ऊपर गई, ऊपर जाके फिर रुकी और फिर ये नीचे की तरफ आई, तो ऊपर जाने का टाइम t और नीचे आने का टाइम भी t होता है। इन दोनों टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का है। तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा, हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे विथ वेलोसिटी vi, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अपनी एक हाइट अचीव करेगा, और इस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुकेगा, तो उसकी vf क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बॉडी मूव करी तो हम इसकी ग्रेविटी को माइनस में लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी vf मानी जाएगी ज़ीरो। तो ये दो बातें आपने डेटा में खुद लिखनी होंगी। अगर बॉडी अपवर्ड मोशन करती है तो ग्रेविटी माइनस 9.8 होगी और vf ज़ीरो होगी, और अगर डाउनवर्ड मोशन करती है तो ग्रेविटी उसकी प्लस 9.8 होगी, रोटेशनल एक्सीलरेशन, और vi होगा ज़ीरो। ओके, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप और देख लीजिए क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने का टाइम, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, उसके जाने का टाइम t, फिर वहाँ पर रुका, रुकने के बाद दोबारा वो नीचे आया ज़मीन पर, तो यहाँ का टाइम भी t कहलाता है। ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनमें सिंगल वे का टाइम आ रहा है, ये t जो आ रहा है तीनों इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशंस में, ये टाइम वन वे का, या तो ऊपर जाने का हुआ या फिर नीचे आने का। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कितनी देर बॉडी हवा में रही, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, कैपिटल T, इसका मतलब होता है t प्लस t, दोनों टाइम को अगर आप ऐड कर दें 2t आ जाए, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ऑब्जेक्ट बॉडी कितनी देर हवा में रही। तो ये कुछ इसके फॉर्मूले हैं। अब हम इससे आगे शुरुआत करते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स पे। ओके, आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसके फॉर्मूले सारे कॉपी कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूँ। आई टोल्ड यू अर्लियर, ये सारे लेक्चर्स वजाहत अफजाल फिर के चैनल पे जो मौजूद है इस पर सभी अपलोड होंगे। आप यहाँ से सारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर देख सकते हैं। और किसी भी लेक्चर पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे लेक्चर ओपन हुआ है तो इस लेक्चर में आप नीचे अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो आपको मज़ीद लेक्चर्स के लिंक एक गूगल ड्राइव भी नज़र आएगी, जिसमें सारे नोट्स, सारे हैंडआउट्स, सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट भी मैंने अभी यहाँ पर फ़िलहाल कुछ डेज़ में यहाँ पे 2022 के बैच के इम्पॉर्टेंट भी अपलोड कर दूँगा, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। MCQs और फर्स्ट ईयर मेडिकल की सारी वर्कशीट्स ये सारी मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें सेकेंड ईयर के भी सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, सारे MCQs के सोल्यूशन भी मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी। तो वीडियोस पे क्लिक करके आप इन सब चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी, तो ये मैंने आपको फॉर्मूले सारे बता दिए हैं विद हिंट्स। अब हम न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहे हैं, फ्री फॉल मोशन। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ वो कौन सा है क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल से न्यूमेरिकल की, जैसे क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बेसिकली क्वेश्चन 9 इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इट टेक्स 30 सेकेंड टू रिटर्न टू द ग्राउंड। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है एक स्टोन जो है वो उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, यहाँ तक ऊंचाई पे हो गया हो, और वो कह रहे हैं उसको 30 सेकंड लगे वापस नीचे आने में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया होगा फिर यकीनन ये नीचे भी आएगा इस तरीके से। तो ये इसकी अपवर्ड मोशन और ये इसकी डाउनवर्ड मोशन। यहाँ पे जाने का टाइम भी टी होगा, यहाँ पे जाने का टाइम भी टी होगा, वापस आने का टाइम। तो ये इसकी अपवर्ड मोशन थी और ये डाउन, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट के मैंने आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 30 सेकंड, कहने ये 30 सेकंड लगे इसको नीचे आने में, तो ये 30 सेकंड टाइम गिवन है। हमें इसका कौन सा टाइम चाहिए होता है, सिंगल टी, जो कि बराबर होता है टी डिवाइड बाई 2 के। तो अगर ऊपर और नीचे आने में इसको 30 सेकंड लगे तो एक तरफ कितने लगे होंगे, 15 सेकंड लगे होंगे। उस कंडीशन पे आपने क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट कितना हाई गया। तो इसको मैग्नेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके डाउनवर्ड डेटा से कर लें या इसके अपवर्ड डेटा से कर लें। अपवर्ड डेटा में आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, हाँ VF0 ये पता। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो मैं अगर इसकी इस डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे तो इसकी VI क्या हो जाएगी, 0। और मुझे क्या बतानी है, इसकी हाइट। तो मैं इस न्यूमेरिकल में इसकी डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर करूँगा, अपवर्ड मोशन को नहीं करूँगा। कंसीडर डाउनवर्ड मोशन, तो डाउनवर्ड मोशन में आपके पास की VI क्या हो गई, 0। टाइम कितना रहा, 15 सेकेंड, और हाइट आपको बतानी है। और डाउनवर्ड मोशन में आपको पता है कि जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर हाइट तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, S=VIT + हाफ AT²। इसको कन्वर्ट कर लीजिए H में, H कितना हो जाएगा, VIT + हाफ GT²। H की वैल्यू कितनी है आपके पास, H फाइंड आउट करना है। VIT ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि VI 0 है, +1/2 9.8 इंटू टाइम कितना है आपके पास, 15 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1102.5 मीटर इसकी हाइट। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन हमने इसको सॉल्व किससे किया, हमने इसको सॉल्व किया इसकी डाउनवर्ड मोशन से। अगर मैं इसकी अपवर्ड मोशन से इसको सॉल्व करता तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। पहले मुझे इसकी वेलोसिटीज निकालनी पड़ती, फिर हॉर्स पे वर्क करना पड़ता, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ती, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं इसके अपवर्ड मोशन से इसको सॉल्व करता, मैंने डाउनवर्ड से किया, अपवर्ड मोशन में क्या होता, VF0 है, हमें VI भी नहीं पता, तो हम हाइट कैसे निकालें, हाइट भी नहीं पता। अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी इसकी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, तो पहले हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, VF=VI + GT। यहाँ से VI मिलता, फिर मैं इसको इस फॉर्मूले में प्लेस करता, तब जाके मेरा आंसर आता है। तो ज़्यादा बेटर ये नहीं था कि हम सिर्फ इसकी डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, जैसे अभी मैंने इसको सॉल्व किया। ओके, तो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम नंबर 9। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम
नंबर 5A। पहले हम इसकी डायग्राम समझेंगे, उसके बाद फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 5A जो कि 2008 में आ चुका है, क्वेश्चन 5A। तो न्यूमेरिकल बेटा कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप विद 14.7 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 49 मीटर हाई टावर। A ball reaches its maximum height and then falls straight on the ground. Find how long the ball rises, how high it goes, and how long it remains in the air. And also find the velocity with which it hits the ground. तो उसकी पहले फिर डायग्राम बना लेते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेंथी न्यूमेरिकल है ये। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे, इसकी डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं बेटा हम लोग। तो इन दिस डायग्राम a ball is thrown straight up from 14.7 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये मान लीजिए एक टावर है हमारे पास। Suppose this is a tower. और इस टावर की हाइट है 49 मीटर। इस हाइट इज 49 मीटर। अब इस टावर के ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया गया है। एक बॉल यहाँ से थ्रो की गई। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को बेटा मैं मान रहा हूँ पॉइंट ए। पॉइंट ए जहाँ से बॉल को थ्रो किया और कितनी रफ्तार से किया गया है। इसकी रफ्तार यहाँ VI गिवन है 14.7 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो क्या होगा, ये बॉल जो है आपको पता है बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। ये वो पॉइंट है जहाँ तक ये बॉल गई, जिसको मैंने मान लिया पॉइंट बी। यहाँ पे जाके यकीनन ये बॉल स्टॉप होगी, उसकी VF क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस हाइट को हम मान लेते हैं H1, जितनी हाइट पे ये बॉल गई। ये हाइट हमारे पास क्या हो गई, H1 हो गई। तो दोबारा से लीजिए क्या किया हमने, एक टावर है, एक टावर के ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया गया है। टावर की हाइट को हमने पॉइंट ए मान ली, जहाँ से बॉल को थ्रो किया गया। फिर वो बॉल जो है पॉइंट बी तक गई, एक हाइट तक जाएगी, ऊंचाई तक, उसको हमने H1 मान लिया। और वहाँ पे जाके बॉल स्टॉप होगी। इसके बाद ये बॉल नीचे आके गिर रही है। अभी इसकी डाउनवर्ड मोशन को मैं यहाँ ब्लैक से दिखा रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि बॉल डायरेक्ट नीचे आके ज़मीन पर गिरी, ग्राउंड पर। तो पॉइंट बी तो ये सेम ही रहा रेफरेंस के तौर पे। और ये जहाँ पे बॉल आके गिरी है नीचे, बिल्कुल ज़मीन पे इसने हिट किया है। जिस रफ्तार से हिट किया है हमें यहाँ पे इसकी VF बतानी है एट C। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट C। तो दो पॉइंट हैं A, B एंड C। तो A से B आपके पास अपवर्ड मोशन है और B से C आपके पास डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन में आपको पता है कि ग्रेविटी आपकी प्लस रहेगी 9.8 और इस हाइट को हम कह देते हैं H2। तो अगर गौर से देखा जाए
तो h2 किसके बराबर है, h1 प्लस इस हाइट को मैं कह रहा हूँ h, जो 49 है, इसको मैंने कह दिया h। तो गौर से अगर हम देखें तो h2 किसके बराबर है, ये जो h2 हाइट है ये बराबर है h1 प्लस h। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब इस कंडीशन पे हमें बताना क्या क्या है। हमें एक तो बताना है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये बॉल कितनी ऊंचाई पर गई, h1 भी बतानी है, ठीक है। इनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी बतानी है, यानी यहाँ तक जाने का टाइम अगर t1 है तो ये यहाँ से पॉइंट B से C तक आने वाला टाइम कितना हो जाएगा, t2। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कह रहे हैं, तो वो हमें t1 प्लस t2 बताना है। चलिए ज़रा डेटा बना लेते हैं इसका। तो डेटा में सबसे पहले हमें A से B तक की बात भी करनी होगी और B से C तक की बात भी करनी होगी। तो पहले न्यूमेरिकल को A से B तक के लिए सॉल्व करेंगे और हमें यहाँ जो चीज़ें बतानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है लेकिन मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, how high it goes, and how long it remains in the air with the velocity. तो how long the ball rises, तो आपको t1 बताना है, कितनी देर बॉल ऊंचाई तक ऊपर गई। फिर कह रहे हैं कितना ऊंचाई पर गई, तो हाइट 1 बतानी है आपको कि कितनी हाइट इसने कवर की टावर से ऊपर। फिर कह रहे हैं कितनी देर बॉल जो है वो एयर में रही, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, यानी कि t1 प्लस t2। और उसके बाद कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी बतानी है, कहाँ पर, एट सी पर। जब ये बॉल ज़मीन पे आके गिर रही तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। ठीक क्लास, तो सबसे पहले हम इसका डेटा पहले A से B तक सॉल्व करेंगे, फिर B से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले मोशन फ्रॉम A टू B। अब A से B तक का आप डेटा बना लीजिए। डेटा क्या है आपके पास, ये आपके पास अपवर्ड मोशन है। कौन सी मोशन है, अपवर्ड। तो अपवर्ड में आपके पास ग्रेविटी -9.8 हो जाएगी और यहाँ का टाइम t1 है, यहाँ की हाइट h1 है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, यहाँ पर कितनी है, vi जो है वो 14.7 मीटर पर सेकेंड है और vf कितनी है, 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग। डेटा अगर हम देखें, हमारे पास vf vi, हम यहाँ से सबसे पहले बेटा जो है वो t निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vf इजिकल टू vi प्लस gt। तो vf तो है 0, vi कितना है 14.7 माइनस 9.8 इंटू t1। तो इधर आके माइनस 14.7 हो जाएगा, माइनस 9.8 t1। तो t1 कितना आ जाएगा आपके पास, 14.7 डिवाइड बाई 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो t1 आ जाएगा आपके पास 14.7 डिवाइड बाई 9.8, 1.5 सेकेंड आपके पास टाइम आ जाएगा। ओके, नाउ फॉर h1, अब हाइट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन लगा लें, 2gh इजिकल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब vf आपके पास 0 है तो क्या हो जाएगा, 2gh1 और माइनस vi स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। तो h1 विल बी इक्वल टू माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2gh। जब इनके आप वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो vi कितना है आपके पास
14.7 और ग्रेविटी -9.8 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 9.8 का स्क्वायर 14.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो तकरीबन इसका आंसर आ जाएगा बेटा 11.025 मीटर। तो हमारे पास जो H1 आ गई हाइट कितनी आई है 11.025 मीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 11.25025 मीटर्स का आंसर आ गया, यानी कि हमने ये पूरा डेटा सॉल्व कर लिया इससे बी तक का। अब बाजी किसकी आएगी बी टू सी, और हमें अगर H1 मिल चुका है तो H हमें पता है, तो ये H2 किसके बराबर होगा H1 प्लस H। हम 49 में 11.025 ऐड कर देंगे तो हमें H2 मिल जाएगा। अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, कंसीडर मोशन फ्रॉम बी टू सी। तो अब बात होगी मोशन फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी तक की अगर हम बात करें तो डायग्राम आप देख सकते हैं पीछे जाकर। तो वहाँ पे हाइट आपके पास क्या है H, जो कि बराबर H2 जो कि बराबर है H1 प्लस H के, और H1 हमारे पास आया था 11.025 प्लस 49, तो H2 कितना हो चुका है हमारे पास, ऐड कर सकते हैं उसमें 60.025 मीटर। और बी से सी जो है वो डाउनवर्ड मोशन है, कौन सी है, तो डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी आपके पास -9.8 नहीं बल्कि +9.8 होगी। पॉइंट बी से सी तक जब ये आ रही है बॉडी तो इसकी यहाँ पे इनिशियल लॉसेस 0 हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन कर रही है, इनिशियल लॉसेस 0 हो जाएगी। और बिफोर हिट द ग्राउंड VF@C आपको बतानी है, तो यहाँ पे इसकी VI 0 हो गई, VF आपको बतानी है। इसके अलावा आपको यहाँ का टाइम भी बताने के T2 कितना लगे। ओके, सारे पैरामीटर्स यहाँ पर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी टोटल हाइट पता है, तो टोटल हाइट से हम जो है इसकी देखिए क्या मिलता है, फॉर T2 तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, H = VIT प्लस हाफ GT²। अब बी से सी तक की बात हुई, तो बी से सी तक में हाइट को हमने H2 का है, तो ये H2 हो जाएगा और टाइम 2 हो जाएगा इसका, T2 का स्क्वायर। VI 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो H2 बराबर हो गया GT2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ T2 फाइंड आउट कर सकते हैं और हो भी जाएगा। देखिए तो T2 निकालना है, T2 यहाँ पे डिवाइड में 2 इधर आ गया, 2 H2 = GT2 का स्क्वायर, तो 2H2/G, और ये स्क्वायर है तो हमने रूट ले लिया, तो T2 बराबर आ गया इस वैल्यू के, इनकी वैल्यू रख दीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई बाय H2 कितना है 60.025 डिवाइड बाय 9.8, तो आपको T2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60.025 डिवाइड बाय 9.8, फिर इसका आपने रूट भी लेना है, तो T2 आ रहा है आपके पास 3.5 सेकेंड, और T1 कितना आया था 1.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो T बराबर हो जाएगा
T1 प्लस T2 यानी कि 1.5 प्लस 3.5, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास 5 सेकेंड। ओके, अब हमें VF भी निकालनी थी, फॉर VF एट C। तो ये B से C तक की मोशन में हमारे पास जो टाइम यूज़ हुआ है वो कौन सा है, टाइम T2 है। फॉर्मूला लग देते हैं, VF बराबर किसके होता है, VI प्लस GT। अब हम C तक का निकालना है तो यहाँ पे टाइम T2 वाला काउंट होगा, क्योंकि B से C तक की मोशन में टाइम कितना लगा है, T2, और A से B तक में T1 लगा था। तो वैल्यूज़ प्लेस कर दें, VI 0, 9.8 मल्टीप्लाई बाई T2 इज़ 3.5, तो आपको VF एट C मिल जाएगी। थर्टी 34.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास VF एट C आ गई। तो ये सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको हल बहुत सॉल्व करने का तरीका सिर्फ यही है हमारे पास। तो पहले अपवर्ड मोशन A से B, फिर B से C तक सॉल्व करें। ओके क्लास, तो बेटा अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन 5B। ये इतना डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। इसको हम चैप्टर नंबर 7 में भी डील करेंगे, चैप्टर 7 में भी आ सकता है ऐसा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 5 है यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसकी डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल समझने में। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन 5B। So in question 5B, a brick of mass 8 kg is dropped from a height of 5 meter above the ground. What is the velocity at a height of 3 meter above the ground? बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो सवाल है बेटा, कहा जा रहा है आपसे कि एक ब्रिक है, उसे ड्रॉप किया गया है हाइट से, तो उसकी VI क्या होगी, 0 होगी, जो डाउनवर्ड मोशन। और जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है वो टोटल हाइट है आपके पास 5 मीटर। ओके, फिर कह रहे हैं कि आपने बताना है कि इसका मास गिवन है, डेटा भी बना लेते हैं साथ साथ। मास गिवन है 5 kg। ओके, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। व्हाट इज वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी बतानी है इसकी। व्हेन इट इज 3 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ये 3 मीटर, मान लीजिए 3 मीटर इतना होगा, ये हाइट कितनी है, 3 मीटर। जब ये 3 मीटर अबव थी ग्राउंड से, तो इस पॉइंट पर इसकी रफ्तार क्या होगी, इस वक्त इसकी VF क्या होगी। जाहिर सी बात है, अभी टोटल हाइट इसकी बेटा 5 मीटर है और अभी ये 3 मीटर ग्राउंड से अबव है, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसने डिस्टेंस जो कवर किया है यहाँ तक, जो हाइट इसने कवर की है, तो कितनी की होगी, 2 मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस है, इसने इतनी हाइट अभी कवर कर ली है।
यानी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आपने इस पॉइंट पर इसकी वी एफ बतानी है। डाउनवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी आप +9.8 यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो हाइट आएगी वो क्या होगी, 5 - 3 यानी कि 2 मीटर। 2 मीटर डिस्टेंस पर आपने बतानी उसकी वेलोसिटी, वी आई उसकी 0 है। ओके, सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे टाइम हमें गिवन नहीं है, तो यकीन हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते। फॉर वी एफ वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई 0 है तो वी एफ बराबर हो गया स्क्वायर 2gh। तो वी एफ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट से हम इसको अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2gh हो जाएगा। इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बना फिर, वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। तो वी एफ आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 6.6। तो इस पॉइंट पर इसकी रफ्तार कितनी होगी, 6.26 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा सवाल था। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6A पर। क्वेश्चन नंबर 6, 6(2) एंड 6B 1, 2 सेम है। 6A भी थोड़ा सा इजी न्यूमेरिकल है, मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं, उसको आपको ज़रा समझना होगा। इसमें अपेरेंट फोर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये क्वेश्चन आपको 6A जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 6 में ही मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आई विल कवर दिस न्यूमेरिकल इन चैप्टर नंबर 6। अभी फ़िलहाल मैं इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6A, ये न्यूमेरिकल बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 6 के जब हम न्यूमेरिकल कराऊंगा ग्रेविटेशन के, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल रिपीट होगा। तो वहाँ पे इसका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में आएगा, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं आएगा, क्योंकि वजह इसके लिए आपको अपेरेंट फोर्स का और एलिवेटर का कॉन्सेप्ट देना होगा। तो बेटा न्यूमेरिकल में कह रहे हैं हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल्सो फाइंड फोर्स ऑन असेंड विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो बेटा इसको ज़रा सा समझ लीजिए, मैं इसको बहुत डिटेल में तो फिलहाल अभी नहीं बता रहा, चैप्टर 6 में बताऊँगा एलिवेटर के जब कॉन्सेप्ट आएंगे। देखिए बेटा एक ऑब्जेक्ट को अगर हमें लिफ्ट अप करना हो, मैं ऑब्जेक्ट को वैसे लिफ्ट अप यूँ करूँगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा इस तरीके से। मान लीजिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर को उठा के ले जाऊँ, तो इन दो बातों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक ऑब्जेक्ट ए है, ये भी एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं लिफ्ट करता हूँ, इस तरीके से उठाता हूँ, तो आप मुझे खुद बताइएगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यूँ उठा रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड, नो एक्सेलरेशन,
और एक ऑब्जेक्ट को मैं ज़ोर से उठा रहा हूँ स्पीड में। दोबारा देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट को मैं यूँ उठा रहा हूँ यूनिफॉर्म स्पीड से, एक्सेलरेशन 0, और इसी मार्कर को या इसी ऑब्जेक्ट को मैं स्पीड से उठा रहा हूँ इस तरीके से ज़ोर से फास्टली। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में, एक को इस तरह से मैं आराम से उठा रहा हूँ और एक को मैं स्पीड से उठा रहा हूँ, एक्सेलरेशन से उठा रहा हूँ, दोनों में क्या मुझे बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी? नहीं। जिस ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल स्लो उठा रहा हूँ जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, तो मुझे यहाँ पर जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो उसके वज़न के बराबर, और जिसको मैं थोड़ा सा स्पीड से उठा रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसके वज़न में मेरी फोर्स शामिल हो जाएगी। इसको डिटेल में मैं आपको रिपीट चैप्टर नंबर 6 जब एलिवेटर के केसेस कराऊंगा वहाँ बताऊंगा अपैरेंट वेट के कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल आप ये बात याद रखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट अप कर रहे हैं विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब v क्या है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। इस वक्त जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स बराबर होगी उसके वज़न के mg के। और एक ऑब्जेक्ट को आप बहुत स्पीड से उठा रहे हैं, बहुत स्पीड से लिफ्ट अप कर रहे हैं, लिफ्ट अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह रहा हूँ मैं, यानी कि स्पीड, यानी कि यहाँ पे vi और vf बराबर नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मैं इसको ऊपर लिफ्ट अप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इस पर टोटल फोर्स अप्लाई होगी, इसको हम एफ प्राइम कहते हैं, अपैरेंट वेट भी कहते हैं, वो टोटल फोर्स बराबर होगी वेट प्लस न्यूटन फोर्स, यानी कि mg प्लस ma। जिस ऑब्जेक्ट को तेज़ी से उठाने में, तेज़ी से जो मैं इसको उठा रहा हूँ, इसमें वज़न के साथ साथ मेरी एक्सेलरेशन यानी कि मेरी अपनी फोर्स ऐड हो रही है। और इसमें क्या है, इसमें जो टोटल फोर्स आ रही है इस वाले केस में, जिसमें हम इसको कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट अप कर रहे हैं, इसमें ये वाली फोर्स 0 है, तो इसका आंसर सिर्फ वेट के बराबर होता है, और इसमें इसका आंसर जो है वेट प्लस ma के बराबर होता है। तो अब इस न्यूमेरिकल में ये बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6A में एक हेलीकॉप्टर जो है वो असेंड हो रहा है, ऊपर उठ रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने फोर्स बतानी, उस पर कितनी फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन, और फिर आपने दोबारा फोर्स बतानी कि जब ये इसको हम असेंड करें विद कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो मैं इसके 2 डेटा हैं, इसका डेटा बना लेते हैं बेटा। इसका मास कितना है गिवन है आपको? 400 किलोग्राम। डेटा क्या है? तो डेटा में सबसे पहले बेटा पहले बात होगी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जब हमने किया पार्ट 1, तो आपने क्या बतानी है? इसकी फोर्स बतानी है एफ प्राइम, टोटल फोर्स। इसका मास कितना गिवन है आपको? 400 kg हेलीकॉप्टर का। देख लेते हैं कितना है, 400 kg। असेंडिंग यानी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपने बनानी इसकी एफ प्राइम, और जी की वैल्यू आपके पास 9.8 ही रहेगी। सेकंड पार्ट में आपको क्या है कि जब आपने इसको उठाया है विथ कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन बेटा 0। अगेन आपने यहाँ पे क्या बताना है? इसका फोर्स बताना है इसको। तो सोल्यूशन पे बेटा मैं आ रहा हूँ।
एक्चुअली ये सवाल भी एमसीक्यूज फॉर्म में आता है, तो आपको इस सवाल को एग्जाम में डायरेक्ट ही करना होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अपेरेंट फोर्स डायरेक्ट सिर्फ वेट के बराबर होगी, यानी कि mg के। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो आपकी फील्ड यहाँ पे अपेरेंट फोर्स बराबर होगी वजन वेट प्लस ma। तो पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ पार्ट ए का। तो फॉर फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स बराबर होगी W प्लस एफ के, यानी कि mg प्लस ma के, एंड कॉमन आ गया g प्लस a। वैल्यूज प्लेस कर दीजिए आप। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 4720 न्यूटन। 4720 न्यूटन। ये कब का आंसर है? जब आप जो है इसको एक एक्सेलरेशन से उठा रहे हैं। और जब ये हेलीकॉप्टर विदाउट एक्सेलरेशन ऊपर उठेगा, फॉर अगेन एफ प्राइम, सेकंड पार्ट का सलूशन है। तो यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो अगर ये हम 0 रख देंगे तो वेट सिर्फ, तो mg बन जाएगा फार्मूला। एफ प्राइम इज इक्वल टू वेट प्लस फोर्स mg प्लस ma। ये 0 तो ये पूरा 0 हो गया, यानी बराबर किसके आ गया? सिर्फ और सिर्फ mg के वेट। और वेट कितना है? 400 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3920 न्यूटन। 3920 न्यूटन। तो ये सवाल एमसीक्यूज में आता है कि एक हेलीकॉप्टर असेंड हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फोर्स शामिल होगी, ma उसके अंदर ऐड होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी में ma 0 हो जाएगा, सिर्फ वेट के बराबर फोर्स। इस क्वेश्चन को बेटा मैं चैप्टर नंबर 6 में मज़ीद डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा रैडर के न्यूमेरिकल के साथ। लेकिन अभी फिलहाल हम रैडर को डिस्कस नहीं कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। ओके, नाउ क्वेश्चन 6b पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं पार्ट 2 यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊँगा। उसी नेचर का बिल्कुल न्यूमेरिकल पार्ट 1 आया था एग्जाम में 2018 में, जो कि स्टूडेंट जिसको नहीं समझ पाए। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा और पार्ट 1 2 सॉल्व करूँगा। मैं पार्ट 1 को सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा उसी नेचर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6b पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 6b पार्ट 2 में हमारे पास पहले इसके डायग्राम बना लेते हैं। इस सवाल में कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अ पैकेट इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द पैकेट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो जिस तरह से हमने न्यूमेरिकल नंबर 5a किया था, ये न्यूमेरिकल उसी नेचर का है थोड़ा बहुत। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बेटा मैं इसके आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि फिर आपको न्यूमेरिकल इजीली समझ में आए। तो क्वेश्चन 6b पार्ट 2। तो बिल्कुल बेटा इस न्यूमेरिकल कंपेयर हो रहा है आपके पास 5a न्यूमेरिकल से। इसमें एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है एक डिस्टेंस से। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है वो असेंड हो रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड।
जी, तो इस डायग्राम को देख लीजिए पहले। ये हमारे पास एक ग्राउंड है और एक हेलीकॉप्टर जो है वो अपवर्ड मूव हो रहा है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर ठीक है, ये ऊपर मूव कर रहा है द स्पीड ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसकी जो रफ्तार है v वो कितनी है, वो गिवन है आपको 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस स्पीड पे जब ये ऊपर उठ रहा है तो हमने इसको पॉइंट ए मान लिया होगा। पॉइंट ए की रफ्तार से ऊपर जाते आते इसने एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया, ये ऊपर ही जा रहा है। तो होगा क्या कि वो पैकेट थोड़ी देर के लिए इनर्शिया की से थोड़ा सा ऊपर मूव करेगा, एक पॉइंट बी तक आएगा, उसके बाद वो पैकेट दोबारा ज़मीन पर आएगा पॉइंट सी। यानी पैकेट को एक हेलीकॉप्टर ऊपर तो उसने ड्रॉप किया तो थोड़ा सा पैकेट भी ऊंचाई पे जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि पैकेट को उसने ड्रॉप किया तो पैकेट हेलीकॉप्टर की वहीं से फॉर्म नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा वो ऊंचाई पे जाएगा, उसके बाद फिर नीचे उतर जाएगा। तो जहाँ उसने पैकेट को मतलब छोड़ा है, ड्रॉप किया है, तो उससे वो ऊपर उठ रहा है, तो वही सी रफ्तार से पैकेट भी ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद फिर एकदम वो नीचे आएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो हमें इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जो रफ्तार हेलीकॉप्टर की थी वही पैकेट की होगी 12 मीटर पर सेकेंड। फिर एक पॉइंट पे यहाँ पे आके वो 0 हो जाएगी उसकी रफ्तार, उसके बाद ये पैकेट डाउनवर्ड आएगा नीचे। तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, तो हम ए से बी उसकी अपवर्ड मोशन है और बी से सी ही उसकी डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में हमारे पास यहाँ पर उसकी वी आई 0 हो जाएगी और ये पैकेट यहाँ पे आके हिट करेगा किसी रफ्तार से। तो ऊपर जाने का टाइम हम मान लेते हैं t1 है और ये नीचे आने का टाइम कितना है t2। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि पैकेट को कितनी देर हवा में रहा या पैकेट को कितना टाइम लगा ज़मीन तक पहुँचने में। तो उसमें बेटा आपके पास जो टाइम इंक्लूड होगा वो इस पैकेट के ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। ये वाला टाइम t1 है और ये वाला टाइम t2। ये पॉइंट ए, बी, सी और डी। बिल्कुल ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5A की तरह ही है, लेकिन बस थोड़ा सा पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। ओके, तो आपको यहाँ पर इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, इसको आप h1 मान लीजिए, और जिस हाइट पे इसने पैकेट को छोड़ा है, ड्रॉप किया है, वो हाइट गिवन है आपको। कितनी गिवन है? वो हाइट है 80 मीटर। यानी कि ये जो हाइट है बेटा ये कितनी है? 80 मीटर। इसको अगेन मैं यहाँ पर h मान लूँगा। ये हमारे पास h1 हो गई और ये हाइट हो जाएगी हमारे पास h2। तो h2 किसके बराबर होगी? आप बता सकते हैं h1 प्लस h2। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 5A की तरह है। और आपको यहाँ बताना क्या है? आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, यानी कि t बनाना है आपने t1 प्लस t2। लेकिन वो हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें इस न्यूमेरिकल को पूरा सीक्वेंस में सॉल्व करना होगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो डेटा बना लीजिए इसका पहले आपको h1 भी नहीं पता, आपको बताने क्या है टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो कंसीडर कर लें मोशन फ्रॉम ए टू बी। पहले आप ए से बी तक इसको सॉल्व करें, ए से बी तक। तो मोशन फ्रॉम ए टू बी
वे से बी तक का आप डेटा बना लीजिए। क्या बन रहा है आपके पास, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि H2 बराबर है H प्लस H1। ओके, तो फ्रॉम ए टू बी में हमारे पास क्या है, ए टू बी में वी आई हमारे पास ये गिवन है, वी आई है 12 मीटर पर सेकेंड, वी एफ है 0, ग्रेविटी -9.8 हो जाएगी क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, हाइट है h1 और हमें टाइम भी नहीं पता, टाइम t1, हमें असल में टाइम चाहिए, लेकिन टाइम के लिए आपको और पैरामीटर्स को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायरेक्ट टाइम नहीं बता सकते। अच्छा जी, देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो फॉर t1 तो वी एफ बराबर है वी आई प्लस जी टी। अब ये टाइम 1 है तो टाइम 1 कर दिया, वी आई कितना है, वी एफ 0 है आपके पास, तो माइनस वी आई बराबर हो जाएगा जी टी 1 के, तो टी 1 बराबर आ गया माइनस वी आई अपॉन जी टी। वी आई कितना है -12 डिवाइड बाई -9.8, तो टाइम आ जाएगा आपके पास कुछ सेकेंड्स। डिवाइड बाई 9.8 तो 1.22 आ गया प्लस 1.22 सेकेंड। टाइम तो आ गया, अब हम यहाँ से इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। टाइम मिल गया, हाइट भी निकालने की, हाइट हमें h2 में चाहिए होगी। फॉर h1 मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, 2gh = vf² माइनस vi²। तो वी एफ तो 0 है, ये 0 हो गया, क्या बचा 2gh1 बराबर आ गया -vi² के, तो h1 बराबर हो गया -vi² डिवाइड बाई 2g। वैल्यूज़ रखने पर आपको वी आई कितना है -12 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बाहर रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई -9.8, तो आपको हाइट 1 मिल जाएगी, प्लस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, 7.35 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास अब h2 कितना हो जाएगा, हम चाहें तो लिखते हैं कि h2 बराबर हो जाएगा h प्लस h1। h कितना है 80 प्लस 7.35, तो 87.35 मीटर आ गया हमारे पास h2। ओके, तो इस सवाल में हमारे पास h2 मिल चुका है हमें 87.35, तो हमने a से b तक सॉल्व कर लिया, हम b से c सॉल्व करेंगे। इस हाइट को मदद से हम जो टाइम मालूम कर लेंगे तो हमें t2 मिल जाएगा डायरेक्ट। ओके, नाउ मोशन फ्रॉम b to c, ये पिछले सवाल सॉल्व हुआ हुआ, इसी को ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो बी से सी तक का हमारे पास, अब हम मोशन डिस्कस करेंगे बेटा फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी तक हमारे पास जो हाइट आई है बेटा कितनी आई है 87.35। ठीक है, अब बॉडी बी से सी ट्रैवल करेगी, टाइम t2 है, हाइट आपको पता चल चुकी है h2 87.35 मीटर। तो रख दीजिए, हम टाइम 2 के लिए हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की, वी आई 0 है वहाँ पर, वी एफ भी नहीं पता और t2 भी नहीं पता। वैसे आपको वी एफ नहीं पूछा गया यहाँ पर, आपको सिर्फ t2 पूछा गया, टोटल यहाँ फ्लाइट पूछा गया, लेकिन आप चाहें तो बता सकते हैं, मर्जी आपकी।
तो H2 किसके बराबर हो जाएगा, GT2 स्क्वायर अपॉन 2 पे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ए की तरह। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं यहाँ पर। तो हाइट कितनी आ रही है आपके पास, 80.35। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9.8। इसका रूट ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास 4 आ गया आंसर। तो T2 बेटा आ गया हमारे पास 4.05 सेकेंड। फिर T1 में T2 ऐड कर देंगे। T1 कितना था हमारे पास, 1.22 प्लस 4.05, इसमें ऐड कर दें, 1.22 तो 5 आंसर आ जाएगा 5.3 सेकेंड तक। ओके, अब आप चाहते हैं कि इसकी अगर आप VF बता दें जब ये पैकेट ज़मीन पे गिरने वाला था, तो उसके लिए आप T2 टाइम यूज़ करेंगे। VI 0 है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय T2 कितना हो जाएगा, 4.05। तो ये आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, जो कि पूछी नहीं गई है, लेकिन आप चाहें तो बता सकते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.05। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 39.7, या हम इसको 39.7 लिख देते हैं, 39.7 मीटर। तो क्लास ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व हो चुका है। अब 6 का पार्ट ए में बिल्कुल यही सवाल एग्जाम में आया था, लेकिन थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज कर दिया था। पैटर्न क्या चेंज किया था, उसमें वेलोसिटी सब चीज़ें पूछी गई थी। तो वो सवाल मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा, सिर्फ हिंट बता रहा हूँ। पूरा वो सवाल ऐसे ही होगा, सिर्फ चीज़ें बदल जाएंगी। यही सेम क्वेश्चन आपके पास बी का पार्ट 1 है, जो 2018 में आया था। ये बात A balloon is tied up with a piece of moving। यहाँ पे कह रहे हैं बलून टाइट किया गया with a wooden piece moving upward with velocity of 50 मीटर per second। At a height of 300 meter of the ground, a wooden piece is detached from the balloon. How much time it will take to reach the ground? तो यही सवाल जो हेलीकॉप्टर वाले हैं, सेम नेचर का। एग्जाम में हेलीकॉप्टर कह रहे हैं एक बलून को हमने टाई किया हुआ इस तरीके से, देखें इसको आप डायग्राम में दिखाएं आपको। यहाँ पे कह रहे हैं एक बलून इसमें एक मास टाई किया। फिर ये बलून कह रहे हैं कि जब ये इस हाइट पर पहुंचा तो ये मास इससे डिटैच हो। और ये हाइट कह रहे हैं, हाइट कितनी होगी इसकी, 300 मीटर। 300 मीटर की हाइट पे क्या हुआ कि ये मास से डिटैच हो गया। एक ब्रिक इससे बंधी हुई थी, ये बलून ऊपर जा रहा था उसको लेता हुआ, ये ब्रिक उससे डिटैच हो गई, टूट गई। ठीक है, अब होगा क्या कि ये ब्रिक जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। और उस वक्त उसकी रफ्तार कितनी बता रहे हैं ये लोग, बता रहे हैं उसकी रफ्तार कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी यहाँ VI कितनी हो जाएगी, 15, और हाइट कितनी होगी, 300 मीटर। बाकी पूरा ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है।
वी आई कितनी होगी, पहले आप इससे ए से बी तक सॉल्व करेंगे, फिर बी से सी तक सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 डिवाइड बाई 9.8, तो आपको उसका T1 मिल जाएगा। (1.53 सेकेंड्स। फिर आप इसकी जो है हाइट 1 निकाल लेंगे कि ये H1 कितना इसने कवर किया, कितना देख लीजिए, इसकी हाइट 300 मीटर हो चुकी है, बलून ऊपर गया है, यहाँ पे इसकी रफ्तार कितनी थी 15 मीटर पर सेकंड पे, इसने जो है इसके साथ जो पैकेट था वो ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा वो पैकेट ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ए से बी फिर बी से सी सॉल्व करेगा। आपने इसका भी बताना है कि कितनी देर वो पैकेट हवा में रहा, T1 + T2। तो वी आई 15 हो गया, 15 डिवाइड बाई 2 आपके पास T1 आ गया 1.53। इसके बाद हाइट 1 निकाल लीजिए, हाइट H1 कितनी आएगी इसकी, तो रफ्तार इसकी 15 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.8, तो आपको इसकी हाइट 1 मिल जाएगी। 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8, 11.48 आ गया आंसर, 11.48। अब 300 में आप जब इसको ऐड कर देंगे, आपको पता है कि H2 बराबर होगा H + H1 के, तो आपके पास इसका टोटल हाइट आ जाएगी, यानी H2 वाली हाइट भी आ जाएगी, H + H1, H कितना है 300 प्लस H1 कितना आया 11.48, तो ये 311.47 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सिमिलरली अब आप मोशन कंसीडर करेंगे फ्रॉम बी टू सी, जिसमें आपके पास ये हाइट कितनी आ चुकी है 311.47 मीटर। बी से सी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो हम इसकी हाइट की मदद से इसका टाइम T2 निकाल लेंगे। आपसे यहाँ पे VFB पूछा गया है कि किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे T2 निकाल लीजिए। T2 कितना आ जाएगा, हाइट कर दीजिए इसकी, बिल्कुल सेम ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6A की तरह है, 5A की तरह, 311.47 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 9.8, तो इसका आपने रूट लिया, तो ये आंसर आ रहा है इसका टाइम 7.97 सेकेंड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 आपके पास कितना आया था, T1 आया था आपके पास 1.53 प्लस 7.97, तो आपके पास का टाइम आ गया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 9.5 सेकेंड। तो 9.5 सेकेंड ना वो टाइम है जितनी देर ये पैकेट हवा में रहा, उसके बाद ज़मीन पे आकर गिर गया। अब T2 रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी 7.97 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो ये आंसर आ गया 78.016 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बॉडी ज़मीन पर हिट करेगी। इन सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 5A का सलूशन देखिए, फिर 6.2 का, फिर 6.1 का, तो फिर आपको तीनों सवाल सॉल्व आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो बस यहाँ पे हेलीकॉप्टर की जगह इन्होंने एक बलून और इसके साथ एक पैकेट अटैच कर दिया था वुडन पीस के साथ, तो वुडन पीस इस रफ्तार से नीचे आके गिर जाए। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन भी सेम इसी नेचर का है, थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से थ्रो करेंगे और वो किसी ऊंचाई पे आके हिट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ऊंचाई से थ्रो किया और ज़मीन पे आके गिर रहा है। वहाँ पे इसका थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगा वो, कि हम एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से थ्रो करेंगे और वो किसी हाइट पे आके किसी ने उसको कैच करेंगे, तो वहाँ A से B मोशन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा और B से C तक का डिस्टेंस कम।
Now question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड कर सकते हैं, तब तक मैं इसको अलग कर दूँ। देख लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं आप बॉय थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। बॉय ने एक बॉल थ्रो की वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड ऑन इट्स वे डाउन इट्स कॉक एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। हाउ फास्ट इट कमिंग डाउन एट द पॉइंट सी, यानी कि आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है, एंड हाउ लॉन्ग विल द ट्रिप टेक, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। पहले बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ डायग्राम बना के। तो इस न्यूमेरिकल में ये आपके पास एक ग्राउंड है और ये कोई आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है जिसकी हाइट है 5 मीटर। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि एक बॉल थ्रो अपवर्ड की है पर्सन ने, बॉल अपवर्ड थ्रो की है ज़मीन से, इसकी रफ्तार है vi 25 मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट को मैं ए मान लूँ, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है ए। ये बॉल फिर एक ऊंचाई पे गई और जाहिर सी बात है यहाँ पे आके बॉल स्टॉप हुई, इसकी vf क्या हो गई 0। इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट डी। ये बात हुई अपवर्ड मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम इसका t1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसकी हो गई h1। ठीक है, हमें ना h1 पता है ना हमें t1 टाइम पता है। इसकी ग्रेविटी कितनी होगी यहाँ पे -9.8 होगी, आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ कि बॉल डाउनवर्ड आई। डाउनवर्ड जब भी आई तो हमने इसकी अपवर्ड मोशन बता दी, अब हम डाउनवर्ड मोशन बताएंगे पॉइंट बी से ही, यानी ये बॉल अब डाउनवर्ड आ रही। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन में इसकी vi 0 मानी जाएगी। डाउनवर्ड मोशन में हुआ ये कि इसको 5 मीटर की हाइट पे किसी ने कैच कर लिया, किसी पर्सन ने इसको कैच कर लिया। तो आपने बताना है कि इस पॉइंट पर इसकी vf क्या होगी। इस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट सी, पॉइंट ए से बी ऊंचाई तक और पॉइंट बी से सी डाउनवर्ड मोशन। तो ये एक जगह है या कोई बिल्डिंग है या कहीं पे भी स्टेशन पे इसको किसी ने कैच किया और ये जो आपको 5 मीटर गिवन है इसको मैंने कह दिया h। और बी से सी तक जो आपने जो वेलोसिटी कवर की है इस हाइट को हम कह रहे हैं h2। और यहाँ तक का टाइम जो कहलाएगा वो t2 कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। टाइम यहाँ का बी से सी तक का t2, यहाँ की हाइट हो गई h2। ए से बी तक की हाइट h1, ए से बी तक का टाइम जो है बोलते जाने का वो है t1। उस पर आपको बताना क्या है, डेटा में आपको बताना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि t1 + t2 कितनी देर बॉल हवा में रही, और बतानी है कि vf एट सी पर जब बॉल उस पर्सन ने कैच की तो उसकी रफ्तार क्या थी। तो सेम ये न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे होगा कि पहले आप अपवर्ड मोशन कंसिडर करेंगे ए से बी, फिर बी से सी, जैसे अभी तक हमने 5a किया है, 6-1 किया है, 6b किया है, 6b का पार्ट 1a किया है 1 और 2। तो डेटा सोल्यूशन पे आते हैं बेटा। मोशन फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी आप क्या लेंगे, ए टू बी अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड में आप लोग जी जो है वो -9.8 मानेंगे, और अपवर्ड मोशन में vf क्या होती है 0 होती। vi कितनी गिवन है आपको यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड गिवन है, टाइम t1 है नहीं पता, हाइट h1 है नहीं पता। तो सबसे पहले हम बेटा टाइम निकाल लेंगे इसका। फॉर t1 बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह vf = vi + gt का फॉर्मूला लगा देंगे, t1 हो जाए तो vf 0 है
तो 0 इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी वन। तो वी आई यहाँ पे आके माइनस का हो गया जी टी वन बराबर हो गया माइनस वी आई अपॉन जी के। तो वी आई कितना है आपके पास, माइनस का 25 डिवाइड बाय माइनस का 9.8, तो टी वन आ जाएगा आपके पास 25 डिवाइड बाय 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2.55 सेकेंड आ गया टी वन। इसके बाद आप फाइंड करेंगे हाइट एच वन। तो फॉर हाइट एच वन, हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन यूज़ करने सेकंड करेंगे तो वी आई की वैल्यू 0 नहीं। थर्ड इक्वेशन में यूज़ कर रहा हूँ 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब ये H2 है और वी एफ क्या है, इसका 0 है, तो बन जाएगा 2gh2 माइनस वी आई स्क्वायर। H2 बराबर हो जाएगा माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। वैल्यूज रखने पे आपके पास हाइट H2 कितनी आ जाएगी, माइनस का 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.8, 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट आ रही है 31.88 मीटर। तो H1 बेटा हमारे पास कितनी आई है, ये हाइट आ रही है H1 31.88 मीटर। तो अब अगर हम और से देखें तो H1 बराबर है H2 H की, H1 बराबर है H2 और H की। इस डायग्राम से अगर देखें तो नज़र आ रहा है कि H1 बराबर है H2 प्लस H के। तो H2 कितना हो जाएगा, H1 माइनस H बराबर हो गया H2 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि H2 बराबर किसके हो जाएगा, H1 में से अगर आप H2 माइनस करें तो यहाँ से हम डायरेक्ट H2 बता सकते हैं। सॉरी H1 आया है वापस, कोई H2 को नहीं किया, सॉरी ये H1 आया बेटा वापस बाय मिस्टेक, H1 31 आया। तो बेटा H2 कितना हो जाएगा, H1 माइनस में से H कर दूँ तो 31.88 माइनस 5, तो H2 आ जाएगा तकरीबन आपके पास 26.88 मीटर। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी चीज़ थी, H1 H2 प्लस H के बराबर है। तो H2 कितना हो जाएगा, H1 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें H2 मिल जाएगा। ओके, तो H2 कितना आ रहा है हमारे पास 26.88 मीटर। अब बेटा हम B से C तक की मोशन कंसीडर करेंगे जैसे हमने लास्ट माइकल में की थी, सेम। सो कंसीडर मोशन फ्रॉम B टू C। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि H2 बराबर आया है H1 में से माइनस किया H1 की, यानी कि उसका आंसर आ गया हमारे पास 26.88 मीटर। क्लियर। और B से C डाउनवर्ड मोशन है तो ग्रेविटी प्लस में रहेगी, VI 0 हो जाएगी B से C तक, और टाइम T2 माना जाएगा। सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। टाइम 2 के लिए आपने थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज़ की। H2 आपको पता है, H2 की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ रहा है 26.88 कितना डिवाइड बाय 9.8 900 तो इसका टाइम आ गया आपके पास 2.3 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि T1 में T2 आप ऐड कर दीजिए। T1 में T2 जब आप ऐड करेंगे, T1 आपके पास पहले कितना आ चुका है, T1 अगर आप देखना चाहें तो T1 आपके पास आ गया था 2.55। तो 2.55 प्लस 2.3 तो ये 4.9 सेकेंड ऑलमोस्ट आ जाएगा। और अगर आपको VF बतानी है C पर तो अगेन आप उसमें टाइम कौन सा रखेंगे, T2 रख देंगे 2.3। तो
2.3 multiplied by 9.8 22.54 मीटर पर सेकंड आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारा ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। अब लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 8 इससे मिलता जुलता है, जो आपने 5th सेकंड वाला न्यूमेरिकल नहीं किया था। आकाश स्टार्ट फ्रॉम ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ये इसी तरह का सवाल है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल में क्यों है। ये सवाल भी सिर्फ एक दफ़ा आया 2013 के अलावा कभी नहीं है। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग दिस डायग्राम। तो क्वेश्चन लेक्चर 2 का लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जी, इस न्यूमेरिकल में कहा जाए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ पीक ऑफ अ हिल covers a distance of 30 meter in its last second of its motion. Find the height of a peak. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि स्टोन ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं बेटा से। ये एक स्टोन है जो कि ड्रॉप हुआ है, उसकी वी 0 होगी अपने डाउनवर्ड मोशन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन, यानी कि मान लीजिए इसको टाइम लगा, इसको टोटल टाइम लगा 10 सेकंड नीचे आने में, साथ में। तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? 10 में से पहला वाला, ये वाला सेकंड। तो या अगर ये लास्ट, इसको टोटल टाइम 10 सेकंड लगे तो उसका लास्ट सेकंड क्या होगा? 9 सेकंड। 9 के बाद 10 आता है। तो कह रहे हैं लास्ट सेकंड ऑफ इस मोशन, ये जो फासला है इसमें इसने डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर। तो बेटा मुझे तो नहीं पता कि ये 10 सेकंड किया है या 9 सेकंड किया है, तो मैंने आसान अल्फाज में मान लिया कि इसका ये टाइम जो है पूरा टाइम कितना है? t। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड t है। अब लास्ट सेकंड क्या हो जाएगा? मैंने इसको अगर 10 माना था, इसको 9 माना था, तो मैंने इसमें से 1 माइनस किया था ना। तो अगर मैं इस टाइम को t मान रहा हूँ तो मैं इससे पहले वाले टाइम को क्या मान लूँगा? t माइनस 1। यहाँ तक पहुँचने का टाइम t, टोटल टाइम। उससे 1 सेकंड पहले का टाइम क्या हो जाएगा? t माइनस 1। ठीक है, और इसकी यहाँ हाइट की बात कर लेते हैं। आपने बतानी इसकी टोटल हाइट। ये इसको आप आसान लफ्ज़ों में चाहें तो एच भी लिख सकते हैं, मैं इसको एच टी भी कह सकता हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ एस टी, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। ये आपने फाइंड आउट करना। और ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा लास्ट सेकंड तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, जिसको मैं 9 सेकंड कह रहा था, ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t माइनस 1। ये बेसिकली हाइट है, कि मैं इनको डिस्टेंस कह रहा हूँ ताकि मेरे काम करने में प्रॉब्लम ना हो। आप चाहें तो इसको एच टी मान लें, आप इसको एच टी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको एच टी माइनस 1 मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और डाउनवर्ड मोशन है तो वैल्यू ऑफ जी आपके पास क्या होगी? प्लस 9.8 होगी। ये भी आपको पता है।
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है कि ये एस टी बराबर है एस टी माइनस वन प्लस 30। फ्रॉम डायग्राम हम लिख सकते हैं, डायग्राम हमें बता रही है कि एस टी बराबर है एस टी माइनस वन प्लस 30। अब इसी को बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा कि एस टी इसे माइनस कर दें, एस टी माइनस वन इज इक्वल टू 30 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे एस टी फाइंड आउट करना होगा और एस टी माइनस वन फाइंड आउट करना। जब एस टी फाइंड करूँगा वहाँ टाइम की वैल्यू टी आएगी, जब एस टी माइनस वन करूँगा तो वहाँ टाइम की जगह टी माइनस वन आएगी। तो पहले हम फाइंड करते हैं फॉर एस टी। तो एस टी का मतलब क्या है, यहाँ टी की वैल्यू क्या आएगी, टी के बराबर, टाइम की वैल्यू टी आएगी। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ वर्टिकल मोशन, तो एक्सप्रेशन जी से रिप्लेस हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। तो एस टी कितना हो जाएगा, वी आई ज़ीरो है, ज़ीरो हो गया, प्लस हाफ जी, जी कितना है 9.8 और टी स्क्वायर। तो एस टी बराबर आ गया हमारे पास 4.9 टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 करेंगे इसको। आई रिपीट, मैं इस एस टी को एच टी भी लिख सकता हूँ, मर्जी आपकी अपनी। मैं एस टी लिख रहा हूँ, एस टी लिख रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरिएबल आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। हमें बताना क्या है, हमें टोटल डिस्टेंस बताना है और उसकी वी आई क्या है, 0 है। फिर हम बारी बारी आएगी फॉर एस टी माइनस वन। एस टी माइनस वन का क्या है कि यहाँ पे टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम की जगह आप टी माइनस वन, हर जगह जहाँ जहाँ टाइम आएगा वहाँ पे आप करेंगे टी माइनस वन। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। रख दीजिए, जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ टी माइनस वन रख दीजिए। तो ये हो गया एस टी माइनस वन, ये इसका नाम है। वी आई टी ये 0 हो गया, टी माइनस वन प्लस हाफ 9.8। चलो मैं जी रख रहा हूँ, अभी मैं भी लिख रहा हूँ जी, और टी की जगह टी माइनस वन का स्क्वायर। जहाँ जहाँ टाइम था, टाइम की जगह आपने बेटा कर दिया टी माइनस वन, ये इसका डेटा है। जहाँ जहाँ टाइम था वहाँ आपने टाइम की जगह टी माइनस वन रख दिया। अब ये वैल्यू तो 0 हुई, कोई 0 प्लस 4.9 डिवाइड 9.8 डिवाइड बाई 2, और टी माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। सिंपल मैंने क्या किया है, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिसका आंसर है 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें a जो है t के बराबर है, b जो है 1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, 4.9 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मुझे यहाँ से इक्वेशन 3 मिल जाएगा। उस इक्वेशन 3 और 2 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा तो मुझे कुछ पैरामीटर मिलेगा। मुझे मालूम क्या करना है, मुझे ये चीज़ मालूम करनी है। Okay, now I am using second board for the continuation of the solution. आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं मज़ीद। अच्छा, तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने
एस टी माइनस 1 4.9 को मल्टीप्लाई कर दिया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 से, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 का 2 से होगा तो 9.8 टी बन जाएगा, फिर प्लस 1 से होगा तो 4.9, तो एस टी माइनस 1 हमारे पास बराबर आ गया इसका। ये हमारी कहलाएगी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ पुट क्वेश्चन 2 and 3 in 1. Put equation 2 and 3 in 1. हमारी क्वेश्चन 1 क्या थी? 1 इक्वेशन थी हमारे पास कि एस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 30। एस टी किसके बराबर था देख सकते हैं आप लोग चाहें तो 4.9 टी स्क्वायर के बराबर, इसकी जगह आ गया 4.9 टी स्क्वायर, माइनस तो माइनस। अब माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि माइनस साइन अक्सर वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं। एस टी माइनस 1 क्या है 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी प्लस 4.9 इज इक्वल टू 30। तो बेटा ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 टी स्क्वायर, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 9.8 टी माइनस 4.9 इज इक्वल टू 30। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 4.9 के साथ भी माइनस आ गया, तो 9.8 टी बराबर आ गया 30 और इसको वहाँ भेज दिया तो प्लस 4.9, ये हो गया 34.9 9.8 टी, तो टाइम बराबर आ गया 34.9 डिवाइड बाय 9.8। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगा स्टोन को ज़मीन तक पहुँचने में, तो वो टाइम आया है बेटा 3.56 सेकेंड। ठीक, इसके बाद हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस की इक्वेशन 2 क्या बनी हुई थी कि एस टी बराबर था 4.9 टी स्क्वायर, तो इक्वेशन 2 ये बनी हुई थी। तो अगर हम इस टाइम को यहाँ पर रख दें तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा या टोटल हाइट मिल जाएगी, तो 4.9 पुट इनटू मल्टीप्लाई बाय 3.56 का स्क्वायर, तो एस टी बराबर आ जाएगा आपके पास 62.143 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस स्टोन ने इतना कवर किया। So the total distance covered by the stone is ST is 62.14 मीटर। तो बेटा यहाँ पे इसका सोल्यूशन और लेक्चर नंबर 2 हमारा एंड हो जाता है। आई रिपीट, ये सारे लेक्चर्स आपको वजाद अफजाल यूट्यूब पर अगर आप लिखेंगे तो मिल जाएंगे। यूट्यूब पर अगर आप वजाद अफजाल लिखेंगे तो आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारे लेक्चर्स आपके वहाँ से अचीव हो सकें। वही क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो आज हमने वर्टिकल मोशन के बीच लेक्चर नंबर 2 में सारे सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के मैटर सॉल्व करेंगे फ्रॉम 10 to 15। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।